गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर उसी जोश व जुनून के साथ आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जैसा आप पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी या कोई भी कंपटीटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है, ये करंट अफेयर्स उसमें आपको मदद पहुंचाएगी। आज शिक्षक दिवस है और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। चलिए इसी जोश व जुनून को बनाए रखते हैं और अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अफेयर्स क्या बन के आया है। करंट अफेयर्स क्या बन के आया है, ये पैरा ओलंपिक से करंट अफेयर्स बन के आया है। और ये आज का दिन काफी सुखद रहा है, कल का दिन भारत के लिए। पैरा ओलंपिक में मनीष ने जीता गोल्ड। क्या जीता? मनीष ने जीता गोल्ड। अब ये देखिए, ये चीज जो देख रही है मनीष का है, और दूसरा चित्र जो देख रहे हैं ये सिंहराज का है। सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता है, वहीं मनीष मनीष ने क्या जीता है? मनीष ने जीता है गोल्ड मेडल। मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। मनीष शूटिंग में SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में, कितने मीटर? 50 मीटर एयर पिस्टल में मनीष ने फाइनल में 109 का स्कोर के साथ गोल्ड जीता है, जबकि सिंहराज ने 207 स्कोर के साथ सिल्वर मेडल, इसी चीजों में सिल्वर मेडल हासिल किया है। चलिए आगे देखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूं, उसी प्रश्न पर आधारित है जो पिछला क्वेश्चन था। देखिए, शूटर नरवाल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता भारत का तीसरा पदक, सिंहराज को रजत पदक यानी सिल्वर। 19 वर्षीय शूटर मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पुरुषों के P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में जीत दर्ज कर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। नरवाल ने 218.2 स्कोर के साथ इस इवेंट में जीत दर्ज की है। वहीं इसी इवेंट में मतलब किस में? मतलब पिस्टल में ही सिंहराज ने रजत पदक जीता है, जिन्होंने P1, क्या चीज? P1 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 इवेंट में क्या जीता है? याद रखिएगा, क्या जीता है? इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे देखिए, जब नेशनल एंथम बजता है तो हम सब गर्व से, और कितने ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये सुखद बातें, ये चीज़ें जो हुई, ये पैरा ओलंपिक में हुई, जब मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल और ये सिंहराज है, इन्होंने जो रजत पदक जीता, तब ये नेशनल एंथम उस समय बजा था। चलिए आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बना है, आप जिसे फिगर में देख रहे हैं, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को चौथा गोल्ड दिलाया है। जो आप फिगर देख रहे हैं, इन्होंने भारत को चौथा गोल्ड दिलाया है पैरा ओलंपिक में। ये कौन है? चलिए देखते हैं ये कौन है। ये है, देखिए कौन है ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है प्रमोद भगत। क्या नाम है इनका? नाम क्या है? प्रमोद
भगत, जिन्होंने गोल्ड मेडल, चौथा गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है मेन सिंगल SL3 में। ये बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। देखिए, भारत टोक्यो पैरा ओलंपिक में 11वें दिन भारत को 2 गोल्ड सहित 4 मेडल मिले हैं। 11वें दिन भारत को 2 सहित 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। भारत की शुरुआत अच्छी रही। 3 बैडमिंटन खिलाड़ी, कितने? 3 बैडमिंटन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। भारत के लिए शानदार रहा शनिवार। पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में SH1 कैटेगरी में 50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल ने जीता। वहीं दूसरा गोल्ड बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी में जीता। ठीक है, वहीं शूटिंग में सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये चीजें हैं। तो वहीं अब मैं फिर से बता देता हूं, पहला गोल्ड मेडल जो आज शनिवार के दिन हुआ, जिसमें मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में अपने नाम गोल्ड मेडल किया। वहीं प्रमोद भगत ने अपने नाम क्या किया? SL3 कैटेगरी में इन्होंने जीता क्या? गोल्ड मेडल। वहीं शूटिंग में सिंहराज ने अपने नाम सिल्वर मेडल किया। वहीं मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। चलिए आगे देखिए, यही है मनोज, जिस तरह मनोज का अचीवमेंट आपको दिखाया जा रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में मनोज सरकार ने बढ़िया खेल दिखाते हुए देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया। SL3 कैटेगरी में मनोज सरकार ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है बैडमिंटन में? तो मनोज सरकार ने। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अद्भुत अवनी इसलिए अद्भुत अवनी है ये क्योंकि पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली, ये पैरा ओलंपिक 2 बार पैरा ओलंपिक जीतने वाली है, पहली भारतीय महिला बन गई है। इसीलिए है ये अद्भुत अवनी, यानी इनका नाम है अवनी लेखरा। क्या नाम है इनका? अवनी लेखरा। देखिए तो जूम कर देता हूं आपके लिए मैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय निशानाबाज 19 वर्ष की अवनी लेखरा, क्या नाम है? अवनी लेखरा ने शुक्रवार को पैरा ओलंपिक में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 50 मीटर राइफल स्पर्धा में वे 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। 4 दिन पहले वे गोल्ड जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी। और जो पहली बार इन्होंने इसी पैरा ओलंपिक गेम में जो गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्टैंडिंग SH1 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसी के साथ वो 2 बार पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। ये है अवनी लेखरा, 19 वर्षीय, इसीलिए इनको कहा गया अद्भुत अवनी। एक और क्वेश्चन यहां से आप देख रहे होंगे, परवीन ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। यह है परवीन जिनका आप फोटो देख रहे हैं। परवीन ने जीता है ऊंची कूद में सिल्वर मेडल। यह है परवीन। अवनी से पहले भारत की 18 साल के परवीन कुमार ने पुरुष की ऊंची कूद यानी T64 स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। परवीन 2.07, आप ये भी याद रखिएगा, 2.07 मीटर कूद में नोएडा के परवीन भारतीय दल के सबसे युवा मेडल विजेता भी बन गए। तो भारतीय दल के सबसे युवा मेडल विजेता परवीन कुमार है, जिनका उम्र 18 वर्ष है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ऊंची कूद में, जिन्होंने 2.07 मीटर ऊंचा कूद कर इन्होंने अपने नाम सिल्वर मेडल किया। इसी के साथ भारतीय दल की सबसे युवा मेडल विजेता भी बन गए हैं। और एक देखिए, एक ये भी है तीरंदाजी में भारत को पहला मेडल। अब से पहले तीरंदाजी में भारत को एक भी मेडल हाथ नहीं लगा था। इस बार पहली बार भारत को तीरंदाजी में भारत को पहला मेडल हाथ लगा है। जिनका आप फिगर देख रहे हो, जिनका आप चित्र देख रहे हो, इन्होंने ही भारत को पहली मेडल तीरंदाजी में
दिलवाया है। ये देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है हरविंदर सिंह। ये 30 साल के हैं हरविंदर सिंह, इन्होंने ही भारत को मेडल दिलाया है। और इन्होंने भारत को कौन सा मेडल दिलाया है, इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल तीरंदाजी में दिलाया है। और तीरंदाजी के इतिहास में भारत का यह पहला मेडल है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसे पढ़िएगा। भारत के कुल इसके साथ मिलाकर भारत के 17 मेडल हो गए हैं। यानी आज यानी दिनांक 14 सितंबर तक भारत के कितने मेडल हो गए हैं, 17 मेडल उनके नाम हो गए हैं। जिसमें भारत ने टोक्यो में अब तक 4 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, इससे पहले 53 साल में 11 ओलंपिक्स में 12 मेडल आए थे। 1960 से पैरा ओलंपिक हो रहा है, आप ये भी याद रखिएगा। लेकिन भारत 1968 में पैरा ओलंपिक से भाग ले रहा है। वहीं 1976 और 1980 में भारत ने भाग नहीं लिया था इस पैरा ओलंपिक में। आगे देखिए, कई सारे कैटेगरी होते हैं, इसमें बटे हुए होते हैं गेम में, पैरा ओलंपिक में। उसमें एक कैटेगरी होता है SL3 कैटेगरी। ये SL3 कैटेगरी में बैडमिंटन खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में खेलते हैं। क्या खेलते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में खेलते हैं। हालांकि उनके एक या दोनों पैर गंभीर रूप से कमजोर होती है। आप ये भी याद रखिएगा कि SL3 में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनका उनका एक या दोनों पैर गंभीर रूप से कमजोर होती है। इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में वो बैडमिंटन खेलते हैं। आगे एक होता है HH6 कैटेगरी। क्या होता है? HH6 कैटेगरी। ये HH6 कैटेगरी में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। एक भारतीय खिलाड़ी है कृष्ण कुमार, इनकी भी लंबाई नहीं बढ़ती है। वो इसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे HH6 कैटेगरी में। ठीक है, तो HH6 कैटेगरी वैसे कैटेगरी होती है जिसमें वैसे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। और कृष्ण कुमार जो भारतीय एथलीट्स हैं, भारतीय पैरा ओलंपिक में जो हिस्सा लेने गए हैं, उन्होंने भी HH6 कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है और उनकी लंबाई भी नहीं बढ़ती है। आगे देखिए, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शिक्षक के सम्मान में 5 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है जी। आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन यह बन के आएगा कि शिक्षक पर्व का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक किया जाएगा शिक्षक पर्व का आयोजन। क्यों? क्योंकि शिक्षक के सम्मान में किया जाएगा यह शिक्षक पर्व का आयोजन। आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी का चेहरा। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिक्षक को संबोधित। कब? 7 सितंबर को। वहीं 5 सितंबर को राष्ट्रपति 44 शिक्षकों को यानी 44 टीचर को क्या करेंगे? सम्मानित करेंगे। थोड़ा और डिटेल्स में आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्यों किया जा रहा है ऐसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अमल सहित शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में शिक्षकों के योगदान को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के सम्मान में 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाने का फैसला लिया है। इस दौरान 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित देश भर के 44 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। साथ ही 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के शिक्षकों को संबोधित करेंगे। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वे दोनों आयोजन वर्चुअल ही आयोजित होगा, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से ही आयोजित होगा। चलिए आगे देखिए, एक योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उस योजना का नाम है मेरा काम मेरा मान योजना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरा काम मेरा मान योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। लेकिन आपका अगर उद्देश्य पूछा जाए मेरा काम मेरा मान योजना का उद्देश्य क्या है, इसके तहत जो भी बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में कौशल दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी परीक्षण दिया जाएगा। मतलब मेरा काम मेरा मान योजना जो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसके तहत बेरोजगार युवाओं को मुफ्त कौशल परीक्षण दिया जाएगा। आगे देखिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन बना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें किसके द्वारा जारी की जाती है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। किसने? टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसे जारी की है। किसने? टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसे जारी की है। जिसमें विश्व की पहली रैंकिंग जिस यूनिवर्सिटी को मिली है वो यूके की यूनिवर्सिटी है। किस यूनिवर्सिटी है?
वो यूके की यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का मैं आपको नाम बता दूं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो लगातार 6 साल शीर्ष स्थान पर बनी रही। वहीं भारत के 71 संस्थानों को इस सूची में शामिल किया है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो IIS है बेंगलुरु, भारत का सर्वोच्च रैंक पाने वाला संस्थान बना है लगातार तीसरे साल। इसकी रैंक 301 से 350 के बीच थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलुरु को क्या मिला है? सर्वोच्च स्थान मिला है। इसने कितना हासिल किया है? इसने 301 से 350 के बीच हासिल किया। इस बार सूची में देखिएगा, इस बार सूची में 71 संस्थान शामिल है। कितने? 71 संस्थान शामिल है। ठीक है, अब तक के सर्वाधिक है, ये अब तक के सर्वाधिक है, ये आपको याद होने चाहिए। देखिए इधर दुनिया के सर्वोच्च यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, पहला कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चौथा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पांचवा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और छठा MIT। क्या हो जाएगा? MIT। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप ये नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे होंगे। ये बात तब आई जब भारत रूस की दोस्ती पर यह बात आई। इन्होंने कहा कि भारत रूस की दोस्ती ऐसी है जो समय की कसौटी पर खड़ी उतरी है। तो समय की कसौटी पर खड़ी उतरी भारत रूस की दोस्ती, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ये क्या है? चलिए इसको पढ़कर समझाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनकर आपके लिए सामने आएगा। ये आपके लिए क्या है? देखिए, जूम थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये विजुअली अच्छे तरीके से दिख सके। देखिए, नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, आप याद रखिएगा, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने के दौरान भारत रूस की दोस्ती के बारे में बात की और कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खड़ी उतरी है। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए उन्हें खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने साथ में ही कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदी, लोगों, विचारों को संगम या एक साथ आना है। उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशिया और प्रशांत का संगम है। ये व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशिया और प्रशांत का संगम है। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण को सराहना भी की है। मोदी ने कहा कि विजन को साकार करने में भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार होगा। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन करते हैं। तो याद रखिएगा, हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य यह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार और आर्थिक विकास का समर्थन करना, जो आपको नजर आ रहा होगा, अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बनकर आया है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो हर साल संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार और आर्थिक विकास का समर्थन करना है। चलिए आगे। चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बनकर आया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लाइट से जगमगाता आपको एक मंदिर टाइप का कुछ दिख रहा होगा। इसी पर आधारित एक प्रश्न बना है जो गुजरात से बनकर आया है। कहां से? गुजरात से बनकर आया। क्या बनकर आया? देखिए, देश के सौर ऊर्जा पूर्ण गांव में शामिल होगा मोटेरा, पीएम करेंगे लोकार्पित। मतलब देखिए क्या है ये। गुजरात का एक गांव है, जिसका नाम है, उत्तर गुजरात का एक गांव जिसका नाम है मोटेरा। ये सौर ऊर्जा पूर्ण गांव में शुमार हो गया। पूर्ण गांव मतलब सौर ऊर्जा पूर्ण गांव में मोटेरा गांव, जो उत्तर गुजरात का एक गांव है, जो पूर्ण सौर ऊर्जा गांव में
शुमार हो गया। गांव से 6 किमी दूर 69 करोड़ रुपए की लागत से यह सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। देखिए कुछ फैक्ट इधर भी बनकर आए हैं, इस फैक्ट को भी आप आसानी पूर्वक देखिए। कर्क रेखा पर स्थित ये जो मंदिर है, जो बना है सूर्य मंदिर, जो मठेरा में है, यह कर्क रेखा पर स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अवस्थित है। भारत के 8 राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अवस्थित है, जिसमें गुजरात भी शामिल है, जिसका गुजरात का यही सूर्य मंदिर, ये मोठेरा वाला, यह कर्क रेखा पर स्थित है। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर है, कि किसवीं 10वीं शताब्दी का यह मंदिर है, ठीक है। मोठेरा का सूर्य मंदिर को पाटन के राजा भीमदेव सोलंकी, याद रखिएगा, भीमदेव सोलंकी ने इस मोठेरा के मंदिर, सूर्य मंदिर को बनाया था कब? 1026 से 2700 में। यह कर्क रेखा पर स्थित है। देश के 3 सूर्य मंदिर भी, जैसे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर व जम्मू कश्मीर का मातृंत सूर्य मंदिर भी कर्क रेखा पर अवस्थित है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन बनकर आया है। DRDO मतलब क्या है? DRDO ने एक एग्रीमेंट, एक साइन किया है, किसके साथ? सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ एक डील किया है। किसको लेकर? एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर। किसको लेकर? एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर। ये है एंटी ड्रोन सिस्टम। ये एंटी ड्रोन सिस्टम काम क्या करेगा? ये ड्रोन क्या काम करेगा दिखाता हूं जूम करके आपको पढ़ के। देखिए ड्रोन क्या काम करेगा। ड्रोन मामलों से सुरक्षा के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि DRDO की तरफ से विकसित डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाला, याद रखिएगा, यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित, भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाला यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। क्या होगा? एंटी ड्रोन सिस्टम होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए आगे देखिए, यह क्वेश्चन बनाया। हाल फिलहाल में आपने राजीव गांधी का नाम काफी चर्चा में सुना है। अभी हाल फिलहाल में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारतीय खेल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता था, उस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर रख दिया गया। अब इस खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार नाम रखा गया। अब जब इस घटना का 1 मंथ बाद ही असम के मुख्यमंत्री ने वहां का जो नेशनल पार्क था, जिसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क था, उस राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम भी बदल दिया है। अब उस राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया है? देखिए जूम करके मैं दिखा देता हूं। उस नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया? औरंग नेशनल पार्क। क्या नाम रख दिया गया है? औरंग नेशनल पार्क। ये 1985 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना। वहीं 1999 में, कब? 1999 में, देखिए 1999 में नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अगर आप इसी कंटेंट के साथ आगे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए मैं रोजाना एक बेहतर कंटेंट के साथ जुड़ूंगा, जो आपके आने वाले सभी आगामी एग्जामिनेशन के लिए बेहतर सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।